Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our last lecture, lecture 15 for research aptitude. हमने अभी तक अपने पूरे लेक्चर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को देख लिया है। इस यूनिट में हमने इसके कंटेंट्स को इसके सब्जेक्ट्स को कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया है, हमें कितना समझ आया है, इसको जज करने के लिए, इसको मेज़र करने के लिए अब हमें एमसीक्यू सॉल्व करना होगा ताकि आप अपने आप को खुद एसेस कर पाएँ कि आपने कितना इस यूनिट को अंडरस्टैंड कर पाया है, कितना एनालाइज कर पाया है। तो ये हमारा इस रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या उनके बेसिस बनाकर क्या अगली बार हमें पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन्हें सॉल्व करते हैं, और अगर हम इनको 90% या इससे अधिक सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी एकदम से सही दिशा में जा रही है। अगर उससे कम आप कर पाते हैं तो आपको फिर से फोकस करना होगा और आपको फिर से प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन्स द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। इनमें से चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि जो आइडिया है, जो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस से जो लिया जाता है वही हमारा ट्रू नॉलेज होता है, बाकी नॉलेज ट्रू नहीं होता। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा टर्म है? तो जो देखिए, जो पहला ऑप्शन हमारा रेशनलिज्म होता है, ये आपके माइंड को सुपीरियर पोजीशन देता है, ना कि आपके बॉडी ऑफ सेंसेस से जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उससे रिलेटेड उसके थ्रू गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एम्पिरिसिज्म हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एम्पिरिसिज्म बताता है कि जो हमारे बॉडी ऑफ सेंसेस से जो नॉलेज गेन की गई है वही बस हमारा एक्यूरेट नॉलेज होता है। बाकी सेंसेस, बाकी बॉडीज़ के अलावा जो भी हम नॉलेज गैदर करते हैं, चाहे लॉजिक से करें या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग से करें या फिर हम रेशनलिज्म से करें, माइंड से करें, वो हमारा एक्यूरेट नॉलेज नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई। मतलब कोई जो रिसर्च है, कोई रिसर्चर ने रिसर्च किया है, उसकी डेप्थ मतलब उसका क्रेडिबिलिटी, उसका इम्पोर्टेंस, उसका इफेक्टिवनेस हम किन बातों को बेस मानकर जज कर सकते हैं। पहला है टाइटल ऑफ द रिसर्च, मतलब रिसर्च का क्या टॉपिक है, उसका नाम देख के उसको जज कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है, कितना डीप है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च का क्या एम है, ये क्या करने की, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ये देख के हम उसको जज कर सकते हैं। थर्ड है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च को करने में कितना ज़्यादा पैसा लगा है, कितना ज़्यादा फिजिकल वर्क लगा है, कितना ज़्यादा लेबर कॉस्ट हुआ है, मतलब कितना उस पर एक्सपेंडिचर किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हम उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च को करने में कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है, इस बात को हम इससे जज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में चारों में आप जब देखेंगे तो आपको ऑप्शन बी दिखेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, मतलब आप जो रिसर्च करो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आपके रिसर्च की गहराई, डेप्थ और इफेक्टिवनेस, क्रेडिबिलिटी पता चलती है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च इज, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं रिसर्च दो तरीके का होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब होता है, हमारा ऑप्शन है पहला, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। प्राइमरली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिनोमिना, डील्स विद द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, नन ऑफ द एबव। तो हम ये देखेंगे ऑप्शन सी, डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा तो पर्पस होता है, फीचर होता है क्वांटिटेटिव डाटा का, तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत हो गया। विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, कोई पर्पज ही नहीं होता, ऐसा रिसर्च का कोई मतलब मीनिंग बेसलेस चीज़ है ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी, प्राइमरली कंसर्न इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। हम जब पढ़ रहे थे तो आप लेक्चर में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब होता है इन डेप्थ जाके इन्वेस्टिगेट करना चीज़ को, प्रॉब्लम को, वो होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च का नहीं है, मतलब ऐसे वो फीचर रिसर्च का नहीं है। रिसर्च इज अ सिस्टेमेटिक,
कोई रिसर्च जो है उसका सिस्टमेटिक होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल होता है उसका सिस्टमेटिक होना ज़रूरी। हर रिसर्च में कई स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस को सीक्वेंस को फॉलो करना होता है, उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और उन वो साइंटिफिक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस। रिसर्च बिल्कुल एक प्रोसेस है जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह ख़त्म होता है, और ये साइक्लिकल प्रोसेस होता है। रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। नेक्स्ट है रिसर्च इज नॉट पैसिव। रिसर्च इज नॉट पैसिव मतलब रिसर्च पैसिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। रिसर्च को हम एक्टिव फॉर्म में बोल सकते हैं। रिसर्च इज नॉट प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा कि रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होता बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, मतलब ये हमारा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। मैनिपुलेशन मतलब होता क्या है? मैनिपुलेशन मतलब होता है कि रिसर्चर द्वारा किसी वेरिएबल को उसके दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना, उसको अधिक या कम करना, उसको अपने हिसाब से चेंज करना होता है मैनिपुलेशन करना। तो मैनिपुलेशन किस रिसर्च का पार्ट होता है? पहला ऑप्शन हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मतलब होता है प्योर रिसर्च, यानी अप्लाइड यानी बेसिक रिसर्च, जिसमें हम बस अपने नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए रिसर्च करते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को एज इट इज़ डिस्क्राइब करते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें हम एक वेरिएबल को या एक ऐसे वेरिएबल को हम अपने रिसर्च के आउटकम जैसा हमको निकालना है, उससे रिलेटेड वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दूसरे वेरिएबल पे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका असर देखने के लिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस आर। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? अ रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च, मतलब जो आपका रिसर्च है उसको एक बार फिर से रिव्यू करना। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मतलब जो पहले से आपको मालूम नहीं है बट आप एज्यूम कर सकते हैं बस उसको, और उसका फैक्ट करेक्ट है वो इनकरेक्ट है वो आपका रिजल्ट आउटकम होने के बाद पता चलेगा। सी है स्टेटेड सच बाय दे कैन बी कन्फर्म्ड और रिफ्यूटेड, बिल्कुल वो आपका आउटकम आने के बाद पता चलेगा वो आपका सही है या गलत है, रिफ्यूट किया जा सकता है या कन्फर्म किया जा सकता है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, मतलब उसके बारे में पहले कुछ नहीं कहा जा सकता कि सही है गलत, बस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन जो बोथ बी एंड बोथ सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है और ये या तो रिजल्ट आने के बाद ये रिफ्यूटेड भी हो सकता है, खारिज किया जा सकता है या कंफर्म किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हाइपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में सही है, यानी हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है इट इज़ अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन, ये हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब इसके बारे में पहले कुछ नहीं कहा जा सकता ये सही है या गलत है। द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज अननोन। लास्ट है इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, मतलब इसको जनरलाइज्ड होना होगा, इसको किसी स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक प्लेस के लिए नहीं बल्कि ये सबके लिए एक समान रूप से अप्लाई होगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा ऑल द एबव, तो ऑप्शन हमारा डी एग्जैक्ट सही करेक्ट ऑप्शन होगा, जो मतलब इस हाइपोथेसिस होने के लिए तीनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द वन, मतलब जब हमको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है। ऑप्शन ए इन विच चेंजेस और ऑब्जर्व्ड, मतलब जिसमें चेंजेस रिसर्चर को पता चलती है, ऑब्जर्व रिसर्चर करता है कि ये चेंज हुआ। सेकंड ऑप्शन है विच इज़ नॉट मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो हम जानते हैं जब हम रिसर्च करते हैं तो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ता है ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ये हम नोटिस करते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई स्पीड, आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो उसमें आपको अगर स्पीड बढ़ानी है अपनी गाड़ी की, अपने कार की, तो आप एक्सीलरेटर को ज़्यादा करेंगे तभी आपकी स्पीड अधिक बढ़ेगी। मतलब जो आपका एक्सीलरेटर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको जब आप मैनिपुलेट करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, फिर आपकी स्पीड उस हिसाब से कंट्रोल होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें एक्सीलरेटर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्पीड है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व, जो चेंज होता है वो ऑब्जर्व होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही, और मैनिपुलेट इसको नहीं किया जा सकता बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किया जाता है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बोथ ए एंड बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि नॉन ऑफ द एबव होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च कैन कीप द सैंपल साइज लो इफ पॉपुलेशन इज। मतलब जो कोई रिसर्चर है जिसको रिसर्च करना है, वो डाटा कलेक्ट करते टाइम सैंपल साइज पॉपुलेशन के हिसाब से कम रख सकता है। कब? पहला, जब पॉपुलेशन हो हेट्रोजेनस, यानी असमान, एकदम डाइवर्स पॉपुलेशन हो, कहीं किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरा है, किसी का फीचर दूसरा है, कोई दूसरा चीज़ बेस बनाए हुए, एकदम से हेट्रोजेनस है। दूसरा, इनएक्सेसिबल, मतलब आपके पहुंच से बाहर है, काफ़ी इनकन्वीनियंट है आपको एक्सेसिबल होना उस डाटा से। नेक्स्ट ऑप्शन है होमोजेनस, मतलब वो एक समान होगा, जितने भी उसमें सैंपल्स हैं पॉपुलेशन में वो समान होंगे। लास्ट ऑप्शन है डी ऑल्सो ऑल द एबव। तो हम ये देखेंगे कि होमोजेनस, जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब आपकी पॉपुलेशन होमोजेनस होगी, सभी एक ही तरीके की होगी, तो आप उसको कहीं से भी छोटा सा भी अगर उठा लेंगे सैंपल के रूप में, तो वो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि वो सारा पॉपुलेशन एक ही जैसा है। अगर वो सारा अलग अलग होगा तो वो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट आपके पॉपुलेशन को नहीं कर पाएगा, आपको सैंपल साइज ज़्यादा बड़ी करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ते समय हमने ये देखा था जिसमें से सैंपल में लिए गए इंडिविजुअल्स या एरियाज़ को सिलेक्ट होने की चांसेस इक्वल नहीं होते, वो होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें दिया गया है कौन से प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हमने इसमें पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 4 ये भी तरीके के होते हैं। पहला होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर होता है पर्पजिव सैम्पलिंग, फिर आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन बी है, कोटा सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। हमारा ऑप्शन करेक्ट बी होगा, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। ये हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में, और इसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च से कंपेयर भी किया था। इन दोनों की मीनिंग काफ़ी एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है, कंफ्यूजिंग पैदा कर देती है। इनमें से कौन सा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है? नंबर फर्स्ट है, अ स्टडी ऑफ वन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, द रिसर्च डिज़ाइन दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस। थर्ड है, द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन रिस्पॉन्डेंट इन द सेम टाइम पीरियड। लास्ट ऑप्शन है, अ कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने इसके मीनिंग को पढ़ते टाइम देखा था कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है जब एक रिसर्चर अपने पॉपुलेशन में या सैंपल में से डाटा कलेक्ट करते टाइम वो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करता है कि एक ही टाइम पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब अलग अलग सैंपल्स से वो एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट करता है और उनको कंपेयर करता है एक साथ, वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। तो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का जो एक्यूरेट मीनिंग बताता है वो है हमारा ऑप्शन सी, द कलेक्शन ऑफ डाटा मोर देन रिस्पॉन्डेंट इन द सेम टाइम पीरियड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन मतलब होता है एक ही टाइम पे अलग अलग सैंपल से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल से एक साथ डाटा कलेक्ट करना और उनका कंपेरिजन करना, उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट का आउटकम देना, उसको कंक्लूड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज़ नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ़ इट, मतलब ऐसा कौन रिसर्च है वो एथिकल नहीं माना जाता, और ऐसा वो एथिकल नहीं माना जाता कब? पहला, जब ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब रिसर्चर पहले से बायस्ड होता है कि उसको एक वो पॉइंट प्रूव कर देना है। नेक्स्ट है
डजंट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब जहाँ से वो डाटा कलेक्ट किया है उस ऑडियंस का, वो कोई प्राइवेसी या एनोनिमिटी नहीं इंश्योर करता। ऑप्शन सी, डजंट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली, एंड ऑप्शन 3 इज नॉट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो इसका ऑप्शन, हमारा ऑप्शन होगा सही, करेक्ट आंसर होगा बी, डजंट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिसर्च में ये एथिकल तब माना जाता है जब आप जहाँ से डाटा कलेक्ट किए हों उसके प्राइवेसी आपने मेंटेन की हुई हो। एग्जैक्ट, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन, ट्राइज टू प्रूव अ पार्टिकुलर पॉइंट, जब आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं तो आप बायस्ड होकर डिसीजन देते हैं, तो वो आपका आता है क्रेडिबिलिटी इशू, वो उतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं माना जाता, ना कि एथिकल इशू होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद द विच एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है कि रिसर्च एक्टिविटी मतलब जो हम रिसर्च करते हैं तो उसके किस एस्पेक्ट से रिसर्च एथिक्स कंसर्न है, यानी संबंधित है। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ हम जब करें या ना करें तो उसे रिसर्च एथिक्स, एथिकल रिसर्च अफेक्टेड होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस, मतलब जो फॉर्मेट हमारा पहले से प्रिस्क्राइब दिया हुआ है उसको पूरा फॉलो करें। नेक्स्ट, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक का यूज़ करके हम डाटा एनालिसिस करें जो डाटा हमने कलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, पॉपुलेशन रिसर्च के लिए जो हम डाटा कलेक्ट करें जो पॉपुलेशन है हमारा उसको डिफाइन करें। लास्ट ऑप्शन है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, मतलब जब हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं, यानी किसी जो हम रिसर्च में डाटा कलेक्ट करके फिर जब उसका रिसर्च को कंक्लूड करते हैं तो वो हमारा एविडेंस बेस्ड है या बस हवाई है, या किसी और का एविडेंस उठा के हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये आता है हमारे रिसर्च एथिक्स के इस स्फीयर में। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ अ मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज। इसका मतलब हुआ कि वो वेरिएबल जिस पर मैनिपुलेटेड वेरिएबल का इफेक्ट पड़ता है, रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, वो कौन सा वेरिएबल होता है। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है और उसका इफेक्ट जो डिपेंडेंट पे पड़ता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर रिसर्चर मैनिपुलेटेड वेरिएबल का असर या इफेक्ट मेजर करता है। तो आई होप आपको पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड का एक एक हर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हुई। आई होप आपने 60-70% से ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, आपके आंसर सही आए होंगे। अगर आपका ये परसेंटेज 90% से भी ऊपर है तो आपको बिल्कुल ही समझिए आपका काफ़ी हद तक रिसर्च एप्टीट्यूड का ये यूनिट प्रिपेयर हो गया है। आपको ज़्यादा इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं, बट इसका आप एक्सरसाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका ये टॉपिक एकदम यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपका 60% से नीचे या 70% तक आपका ये एमसीक्यू सॉल्व हुआ तो आपको फिर से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, आप इस पर फोकस करके ध्यान रखिए, वरना 5 में से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पाएंगे। अगर आपको 5 में से 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको इस बार फिर से इस पर फोकस करना होगा। आई होप आपको ये सारी लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें हमने से सारे टोटल 14 लेक्चर्स में इस यूनिट के सारे टॉपिक को देखा, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो इसी लेक्चर में हमारा ये रिसर्च एप्टीट्यूड अब ख़त्म होता है। फिर अगले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।